नमस्कार दोस्तों, साहित्यिक कथा कहानियों और उपन्यासों के इस चैनल कहानियां जिंदगी की पर मैं शैली नारायण आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और आज सत्यजीत रे साहब की सस्पेंस से भरी एक और बेहद उम्दा कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। बंगला साहित्य जगत के इस श्रेष्ठ रचनाकार की कहानियों की सबसे विशेष बात है कि उसका हर शब्द पाठक के कौतूहल को बढ़ाता जाता है और कहानी का अंत तो एक्सप्लोजन ही कर देता है। जरा ध्यान से सुनिएगा। झक्की बाबू का असली नाम पूछ ही न सका। उपाधि है मुखर्जी। चेहरा एक बार देख लिया जाए तो भूलना मुश्किल है। लंबाई लगभग 6 फीट, देह पर चर्बी का नाम नहीं, पीठ धनुष की तरह टेढ़ी, हाथ, पांव, गला और कपाल से अनगिनत शिरा उपशिरा चमड़ा ठेलकर बाहर निकल आना चाहती है। टेनिस कॉलर वाली सफेद शर्ट, काले फ्लानेल की पैंट, सफेद मोजा, सफेद कैट्स, दार्जिलिंग में यही उनका पेटेंट लिबास था। इसके अलावा उनके हाथ में एक मजबूत लाठी रहती थी। जंगल की ऊबड़ खाबड़ धरती पर घूमने फिरने का अभ्यास रहने के कारण हो सकता है लाठी की जरूरत पड़ती हो। 10 वर्ष पूर्व झक्की बाबू से मेरी जान पहचान हुई थी। मैं कलकत्ते में बैंक में नौकरी करता हूँ। 10 दिनों की छुट्टी बाकी थी। बैसाख के महीने में अपने प्रिय शहर दार्जिलिंग पहुंच गया। पहले दिन ही झक्की बाबू के दर्शन प्राप्त हुए। दर्शन कैसे प्राप्त हुए यही बताने जा रहा हूँ। तीसरे पहर 4:30 बजे होटल में चाय पीकर बाहर निकला। दोपहर में बारिश का एक तेज झोंका आ चुका था। अब फिर कब आ जाए कहा नहीं जा सकता, इसलिए बदन पर बरसाती डालकर निकला हूँ। दार्जिलिंग का सबसे मनोरम, सबसे एकांत रास्ता जला पहाड़ रोड से होता हुआ मैं चहलकदमी कर रहा था। अचानक लगभग 50 हाथ की दूरी पर एक मोड़ पर एक आदमी को सड़क के किनारे लाठी के सहारे खड़ा देखा। वह झुककर किसी चीज को ध्यान से देख रहा था। वह दृश्य वैसे कुछ स्वाभाविक नहीं लगा। जंगली फूल या कीड़े मकोड़े के बारे में उत्सुकता रहने पर व्यक्ति इस तरह घास की ओर निहार सकता है। मैंने उस आदमी की ओर एक कौतूहलपूर्ण दृष्टि डाली और फिर आगे बढ़ना शुरू किया। मगर उसके नजदीक पहुंचने पर पता चला कि मैं उस बात को जितनी स्वाभाविक समझ रहा था उतनी नहीं है। उस आदमी की एकाग्रता पर मुझे आश्चर्य हुआ। मैं 5 हाथ के फासले पर खड़ा होकर उसका हाव भाव गौर से देख रहा था, मगर वह मुझे पूरी तरह नजरअंदाज कर पहले के जैसा ही झुककर घास की ओर देख रहा था। बंगाली जानकर मैं उनसे बिना कुछ पूछे चुप न रह सका। कोई चीज खो गई है क्या? कुछ भी जवाब न मिला। यह आदमी बहरा है क्या? मेरे कौतूहल की मात्रा बढ़ गई। घटना का अंत देखे बिना नहीं जाऊंगा। मैंने एक सिगरेट सुलगाई। 3-1 मिनटों के बाद उस अचल देह में प्राणों का संचार हुआ। वह थोड़ा और झुक गया और अपने दाहिने हाथ को घास की ओर बढ़ाया। घनी घास के अंदर उसकी उंगलियों ने प्रवेश किया। उसके बाद हाथ ऊपर की ओर उठ गया। अंगूठा और तर्जनी के बीच एक छोटी सी गोल चीज थी। गौर से देखने पर पता चला कि वह एक बटन है, लगभग अठन्नी जितना बड़ा। संभवतः कोट का बटन है। बटन को आंखों के सामने लाकर कुछ मिनटों तक उसे उलट पलट कर देखा। उसके बाद जीभ से 4 बार जैसी खेद सूचक आवाज की और उसे शर्ट के बुक पॉकेट में रखकर मुझे नजरअंदाज कर वहां से चला गया। शाम को लौटने के वक्त मॉल के सामने फव्वारे के पास दार्जिलिंग के पुराने बाशिंदे डॉक्टर भौमिक से भेंट हो गई। वे कॉलेज के दिनों बाबूजी के सहपाठी रह चुके हैं।
मुझ पर उनका अपार स्नेह है। उन्हें आज तीसरे प्रहर की घटना बिना सुनाई नहीं रह सका। भौमिक साहब सुनकर बोले, चेहरे और हाव भाव के ब्यौरे से झक्की बाबू मालूम पड़ रहे हैं। झक्की बाबू? सैड केस। असली नाम याद नहीं है। उपाधि है मुखर्जी। 5-1 साल से दार्जिलिंग में रह रहे हैं। ग्रीनलज बैंक के पास ही किराए के एक मकान में रहते हैं। कटक के रेवेंशा कॉलेज में फिजिक्स के प्रोफेसर थे। जर्मन विश्वविद्यालय की डिग्री उनके पास है। सुना है छात्र की हैसियत से बड़े ब्रिलियंट थे। नौकरी छोड़कर यहीं चले आए हैं। शायद थोड़ी बहुत पैतृक संपत्ति है। आपसे जान पहचान है? शुरू में एक बार मेरे पास आए थे। रास्ते में फिसल कर गिर जाने के कारण सेप्टिक होने का लक्षण आ गया था। मैंने ठीक कर दिया था। मगर झक्की बाबू नाम? भौमिक साहब ने एक कहकहा लगाया। उनके एक बेढप शौक के चलते यह नाम पड़ गया है, लेकिन यह नाम किसने रखा है कहना मुश्किल है। शौक क्या है? तुम तो अपनी आंखों से देख ही चुके हो कि रास्ते में पड़े एक बटन को उठाकर पॉकेट में रख लिया। यही है उनका शौक या हॉबी। जहां तहां से चीज उठाकर यत्न के साथ रख लेते हैं। कोई भी चीज। पता नहीं क्यों उस आदमी के प्रति मेरे मन में उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। डॉक्टर भौमिक बोले, हम उन्हें मामूली चीज कहेंगे, मगर वे क्लेम करेंगे कि बहुत ही प्रेशियस चीज है, क्योंकि उन चीजों के साथ कोई ना कोई घटना जुड़ी हुई है। मगर उन्हें इसकी जानकारी कैसे प्राप्त होती है? डॉक्टर भौमिक ने अपनी कलाई घड़ी की ओर देखते हुए कहा, यह बात तुम उन्हीं से पूछ लो। विजिटर मिल जाए तो उन्हें खुशी होती है, क्योंकि उनके पास गप्पों का बहुत बड़ा खजाना है। उन्होंने जिन जिन चीजों का संग्रह किया है, हर एक के पीछे कोई ना कोई कहानी है। सब की सब वाइल्ड और नॉनसेंस। तब हाँ, वे उन्हें सुनाकर खुश होते हैं। यह अलग बात है कि तुम्हें सुनकर खुशी होगी या नहीं। दूसरे दिन नाश्ता करने के बाद मैं बाहर निकला। ग्रीनलज बैंक के पास झक्की बाबू का मकान खोजने में असुविधा नहीं हुई, क्योंकि मोहल्ले का हर आदमी उन्हें पहचानता है। 17 नंबर के मकान के दरवाजे पर दस्तक देते ही वे बाहर निकल आए। आश्चर्य की बात है, उन्होंने मुझे देखते ही पहचान लिया। कल आपने मुझसे कुछ पूछा था, मगर तब मैं जवाब देने की स्थिति में नहीं था। वैसे वक्त में कंसंट्रेशन दूर हो जाए तो भारी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। अंदर आइए। कमरे के अंदर जाते ही जिस चीज पर मेरी सबसे पहले दृष्टि गई वह एक अलमारी थी। बाईं तरफ की दीवार के आधे हिस्से तक पसरी हुई कांच से ढकी एक अलमारी के हर खाने में एक के बगल में दूसरी चीज पड़ी है। वे हालांकि बिल्कुल मामूली चीजें हैं, परंतु एक से दूसरी का कोई संबंध नहीं है। सरसरी निगाह दौड़ाने पर मेरी आंखें एक शेल्फ पर पड़ी। वहां पेड़ की एक जड़, एक जंग लगा ताला, एक पुराने जमाने की गोल्ड फ्लैग की टीन, एक ऊन बुनने की सिलाई, जूते का एक ब्रश और टॉर्च लाइट की एक बैटरी थी। मैं भौचक सा उन चीजों की ओर देख रहा था कि तभी बोले, उन चीजों को देखने से आपको कोई खास खुशी हासिल नहीं होगी, क्योंकि उन चीजों का मूल्य मात्र मैं ही जानता हूं। मैंने कहा, सुना है इन चीजों के पीछे खास खास घटनाओं का हाथ है। मगर ऐसी बात तो हर चीज के साथ रहती है, जैसे आप जिस घड़ी को हाथ में पहने हैं। भले आदमी ने हाथ उठाकर मुझे बोलने से रोका और कहा, घटना तो जुड़ी रहती है जरूर, मगर सभी चीजों पर उस घटना की छाप नहीं रह जाती है। कभी कभार ऐसी चीज मिल जाती है जिस पर छाप रहती है, जैसे कल का यह बटन। कमरे की दाहिनी ओर एक राइटिंग डेस्क पर बटन रखा हुआ था। उन्होंने बटन को मेरी तरफ बढ़ाया। कत्थई रंग का कोट का बटन है। उसमें मुझे कोई विशेषता नहीं दिख पड़ी है। समझ में कुछ आ रहा है? मुझे नहीं कहना ही पड़ा। झक्की बाबू बोले, यह बटन एक साहब के कोट का है। वे घोड़े की पीठ पर सवार होकर जला पहाड़ रोड से होकर जा रहे थे। उम्र 60 के आसपास,
राइडिंग लिबास में थे, स्वस्थ शक्तिशाली मिलिट्री बदन। जहां यह बटन मिला है वहीं आने पर दिल का दौरा पड़ा। घोड़े से गिर पड़े। उन पर दो राहगीरों की नजर पड़ी और वे दौड़ते हुए आए, मगर तब तक उनकी जान निकल चुकी थी। घोड़े से गिरने के समय ही बटन टूटकर सड़क के किनारे गिर पड़ा। यह सब क्या आप देख लेते हैं? विविडली, जितना भी मन को एकाग्र करता हूं उतना ही स्पष्ट दिखाई पड़ता है। कब देखते हैं? इस किस्म की विशेष गुण संपन्न वस्तु के पास आते ही पहले मैं अपने सिर में दर्द महसूस करने लगता हूँ। उसके बाद मेरी दृष्टि धुंधली हो जाती है। लगता है नीचे गिर पड़ूंगा, मगर उसके बाद ही दृश्य दिखाई पड़ने लगता है और मेरे पैर स्टडी हो जाते हैं। इस एक्सपेरिमेंट की वजह से मेरे शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। ऐसा हर बार होता है। कल रात लगभग 8 बजे तक बुखार था। इतना जरूर है कि बुखार ज्यादा देर नहीं रहता है। अब मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। बात अजीब होने पर भी मुझे दिलचस्प जैसी लग रही थी। मैंने कहा, आप 2-4 उदाहरण और दे सकते हैं? झक्की बाबू बोले, अलमारी उदाहरणों से भरी हुई है। वह जो कॉपी देख रहे हैं उसमें हर घटना का विवरण विस्तार के साथ है। आप किसके बारे में जानना चाहते हैं? मैं कुछ बोलूं कि इसके पूर्व ही उन्होंने अलमारी का कांच हटाकर खाने से 2 वस्तुएं निकालकर टेबल पर रख दी। एक बहुत ही पुराना चमड़े का दस्ताना और एक चमड़े का शीशा। इस दस्ताने को देख रहे हो ना? चक्की बाबू ने कहा, इसे मैंने सबसे पहले पाया था। यानी यह मेरे संग्रह का पहला आइटम है। मैंने इसे स्विट्जरलैंड के लुसर्न शहर के बाहर एक जंगल में पाया था। तब मार्बुर्ग में मेरी पढ़ाई का सिलसिला खत्म हो चुका था। स्वदेश लौटने के पहले मैं घूम फिरकर कॉन्टिनेंट देख रहा था। प्रातः भ्रमण के लिए लुसर्न में निकला था। रास्ता निर्जन वन से होकर गया है। सुस्ताने के ख्याल से मैं एक बेंच पर बैठा हुआ था। तभी पास ही एक पेड़ के तने के नीचे दस्ताने के अंगूठे पर मेरी नजर पड़ी और साथ ही साथ मेरा सिर दर्द करने लगा। उसके बाद दृष्टि में धुंधलापन तिराया। उसके बाद आंखों के सामने तस्वीर तिराती है। एक सुदर्शन संभ्रांत, मुंह में लंबी टेढ़ी पाइप, दस्ताना पहने, हाथ में छड़ी लिए रास्ते पर पैदल चला आ रहा है। हठात झाड़ी के पीछे से 2 आदमी बाहर निकल कर आते हैं और उस पर आक्रमण करते हैं। वह हताश होकर हाथ पैर पटकता है। उठापटक में उसके दाहिने हाथ का दस्ताना गिर जाता है। आतताई उस पर कूद पड़े और बेदर्दी के साथ उसकी हत्या कर कोट की जेब से रुपया पैसा और हाथ से सोने की घड़ी निकालकर चंपत हो गए। क्या सचमुच इस तरह की घटना थी? मैं 3 दिनों तक अस्पताल में था, बुखार की वजह से डेलिरियम की हालत में। उसके साथ और भी तकलीफें थीं। डॉक्टर स्टाइनिट्स मर्स का पता नहीं लगा सके। उसके बाद अपने आप बीमारी दूर हो गई। अस्पताल से निकलने के बाद मैंने खोज करना शुरू कर दिया। 2 साल पहले उसी जंगल में, ठीक उसी स्थान पर काउंट फर्डिनेंट मुसैप नामक एक धनी व्यक्ति की इसी तरह हत्या हुई थी। उसके लड़के ने दस्ताने को पहचान लिया। वे इस तरह इस घटना को कह गए कि उनकी बात पर अविश्वास करने की इच्छा नहीं हो रही थी। मैंने कहा, तभी से आपने संग्रह करना शुरू कर दिया? झक्की बाबू बोले, इस दस्ताने को पाने के बाद लगभग 10 बरसों तक उस तरह का कोई और अनुभव ना हुआ। उस दरमियान मैं स्वदेश वापस आकर कटक के कॉलेज में प्रोफेसरी कर रहा था। छुट्टी में जहां तहां घूमने के लिए निकल जाया करता था। एक बार वॉल्टेयर जाने पर दूसरा अनुभव प्राप्त हुआ। समुद्र के किनारे एक पत्थर की खोज में जाने पर चश्मे का यह शीशा मिला। आप देख ही रहे हैं कि यह प्लस पावर का कांच है। एक मद्रासी सज्जन ने चश्मा उतार कर रख दिया और स्नान करने चले गए। वे फिर पानी से बाहर नहीं निकले। उनके पांवों को क्लैंप ने पकड़ लिया और नतीजा यह हुआ कि वे पानी में डूब गए। पानी से हाथ उठाकर सहायता के लिए चिल्लाते रहे।
बड़ी ही बेधक थी उनकी चीख। उन्हीं के चश्मे का यह शीशा मुझे 4 वर्ष बाद मिला। यह भी सच्ची घटना है। जांच पड़ताल करने पर मुझे पता चला था। वेल नोन ड्राउनिंग केस। मृत व्यक्ति कोयम्बटूर में रहते थे। नाम था शिवरमण। झक्की बाबू ने दस्ताने और शीशे को यथास्थान रख दिया और फिर अपनी जगह पर बैठ गए। जानते हैं मेरी अलमारी में कितनी चीजें हैं? 172। पिछले 30 सालों में मैंने इन्हें इकट्ठा किया है। इस तरह के संग्रह की बात आपने सुनी है? मैंने सिर हिलाकर नकारात्मक उत्तर दिया और उसके बाद कहा, आपकी यह हॉबी बिल्कुल यूनिक है, इसमें कोई संदेह नहीं, मगर आपकी हर चीज के साथ क्या मृत्यु की घटना जुड़ी हुई है? उन्होंने गंभीरता के साथ कहा, हाँ, बात यही है। मृत्यु नहीं बल्कि आकस्मिक अस्वाभाविक मृत्यु, खून, आत्महत्या, दुर्घटना जन्य मृत्यु, दिल का दौरा पड़ जाने से मृत्यु। इस प्रकार की घटनाओं से जुड़े रहने पर ही कोई चीज मुझ में प्रतिक्रिया जगाती है। ये सारी चीजें आपको क्या राहबाट में मिली हैं? ज्यादातर राहबाट में ही मिली हैं। बाकी चीजें काले बाजार, नीलाम और क्यूरियों की दुकानों में मिली हैं। यह जो कट ग्लास का सुरा पात्र देख रहे हैं, यह मुझे कलकत्ते के रसेल स्ट्रीट की एक नीलाम की दुकान में मिली है। इस सुरा पात्र में ब्रांडी के साथ जहर मिला देने के कारण 19वीं सदी के एक विशालकाय गोरे की कलकत्ते में मृत्यु हो गई थी। मैं कुछ क्षणों से अलमारी की वस्तुओं को छोड़कर झक्की बाबू के चेहरे को ध्यान से देख रहा था। बहुत गौर करने पर भी उसमें पाखंड का कोई चिन्ह ना मिला। पागलपन का कोई लक्षण है? लगता तो नहीं है। पागलों की आंखों में जिस तरह की उदासी का भाव रहता है, कवि, भावुक और साधकों में भी उसकी संभावना है। उसके बाद मैं वहां नहीं बैठा। विदा लेकर जब वहां से रवाना हुआ तो वे बोले, फिर आइएगा। आप जैसे सज्जनों के लिए मेरा दरवाजा हमेशा खुला रहता है। आप कहाँ ठहरे हुए हैं? एलिस विला होटल में। ओह, तब तो 10 मिनट का रास्ता है। आपके साथ वक्त मजे में गुजरा। कोई कोई आदमी ऐसा होता है जिसे मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर पाता, मगर आप सहृदय और समझदार हैं। तीसरे प्रहर डॉक्टर भौमिक ने चाय पर बुला भेजा था। मेरे अतिरिक्त 2 और सज्जन आमंत्रित थे। चाय के साथ चनाचूर और केक खाते खाते मैंने झक्की बाबू के संदर्भ में चर्चा छेड़ दी। भौमिक साहब ने पूछा, वहां कितनी देर तक थे? 1 आध घंटे तक। बाप रे! डॉक्टर भौमिक के आश्चर्य की कोई सीमा न रही। 1 घंटे तक उस झूठे की बड़बड़ाहट सुनते रहे? मैंने मुस्कुरा कर कहा, इतनी बारिश हो रही है कि स्वच्छंदता पूर्वक घूमना फिरना मुश्किल है। होटल के कमरे में बंद रहने के बजाय उनकी गप्पे सुनना कहीं अच्छा है। किसके बारे में बातें चल रही हैं? यह सवाल 41 साल के एक सज्जन ने पूछा। डॉक्टर भौमिक ने परिचय के सिलसिले में उनका नाम मिस्टर खास्तगीर बताया था। झक्की बाबू के झक्कीपन की बातें सुनकर खास्तगीर व्यंग की हंसी हंसते हुए बोले, ऐसे लोगों को यही डेरा डालने का मौका देकर यहाँ की वायु क्यों दूषित कर रहे हैं डॉक्टर भौमिक? डॉक्टर भौमिक ने मुस्कुराकर कहा, इतने बड़े शहर की वायु दूषित कर दे, ऐसी क्षमता क्या उसमें है? शायद नहीं। मिस्टर नस्कर नामक एक तीसरे व्यक्ति ने हिंदुस्तान के झूठों के दुष्प्रभाव पर एक छोटा मोटा भाषण दे डाला। आखिरकार मुझे लाचार होकर कहना पड़ा कि झक्की बाबू चूंकि संगी साथी जीवन जीते हैं, इसलिए उनके झूठेपन का असर दूसरों पर पड़ने की कम ही संभावना है। भौमिक साहब दार्जिलिंग में करीब 30 सालों से रह रहे हैं। खास्तगीर भी पुराने बाशिंदे हैं। अंत में उन दोनों से एक सवाल किए बिना मैं रह न सका। जला पहाड़ रोड में कोई गोरा घुड़सवार हार्ट फेल करने के कारण मर गया हो, इस तरह की कोई घटना आप लोगों को मालूम है? तुम मेजर ब्रेडले के बारे में कह रहे हो? यह तो 8 साल पहले की बात है। स्ट्रोक हुआ था, संभवतः जला पहाड़ रोड में ही। अस्पताल में लाया गया था।
पर उसके पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। मगर तुम ये बात क्यों पूछ रहे हो? मैंने झक्की बाबू के बटन की बातें बताई। मिस्टर खास्तगीर आग बबूला हो गया। वह यह सब बातें कर अलौकिक शक्ति का दावा कर रहा है। अरे वह तो नंबरी शैतान मालूम होता है। इतने दिनों से दार्जिलिंग में रह रहा है, घोड़े से गिरकर साहब मर चुका है, यह बात यूं भी उसके कानों में पहुंच सकती है। यहाँ अलौकिक शक्ति की बात कहाँ से आती है? मैंने भी इस बात पर गौर किया था। दार्जिलिंग में रहकर यहाँ की एक घटना की बात जानना झक्की बाबू के लिए असंभव नहीं है। इसीलिए मैंने बातचीत का सिलसिला आगे नहीं बढ़ाया। चाय का दौर जब 10 तरह की बातों के बीच खत्म हो गया तो मैं उठकर खड़ा हो गया। मेरे साथ साथ मिस्टर नस्कर भी उठकर खड़े हो गए। बताया कि वे भी एलिस विला की तरफ रहते हैं, इसलिए मेरे साथ ही चहलकदमी करते हुए लौटेंगे। हम डॉक्टर भौमिक से विदा लेकर बाहर निकल पड़े। शाम होने को है। दार्जिलिंग आने के बाद पहली बार मैंने देखा कि मेघ छटने लगा है और अस्तगामी सूर्य की रश्मियां मंच के स्पॉटलाइट की तरह शहर और शहर के आसपास के पहाड़ों पर चमक रही है। मिस्टर नस्कर देखने सुनने में काफी तगड़े लग रहे हैं, मगर अब देख रहा हूं कि चढ़ाई के रास्ते में वे काफी परेशान मालूम हो रहे हैं। हांफते हांफते उन्होंने मुझसे पूछा, वे सज्जन रहते कहाँ हैं? मैंने कहा, मिलिएगा। नहीं, यूं ही कौतूहल हो रहा था। झक्की बाबू के मकान का पता बताते हुए मैंने कहा, वे चहलकदमी करने के लिए निकलते हैं, हो सकता है रास्ते में ही मुलाकात हो जाए। कितने आश्चर्य की बात है। यही हुआ। बात कहने के बाद 2 मिनट भी ना बीते होंगे कि एक मोड़ पर आते ही हमने देखा सामने 20 हाथ की दूरी पर झक्की बाबू हैं। वे अपने दाहिने हाथ में लाठी थामे और बाएं हाथ में एक मुड़ा हुआ अखबार लिए हमारी ही ओर आ रहे थे। मुझे अपने सामने पाकर उनके चेहरे पर जो भाव आया उसे अगर हंसी ना कहा जाए तो अप्रसन्नता भी नहीं कहा जा सकता। बोले, घर में बिजली फेल कर गई है भाई, इसलिए मोमबत्ती खरीद कर आ रहा हूँ। शिष्टाचार के नाते मैंने मिस्टर नस्कर से उनका परिचय कराया। आप हैं मिस्टर नस्कर और आप मिस्टर मुखर्जी। नस्कर साहब ही तौर तरीके के आदमी जैसे लगे। नमस्कार करने के बदले अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ा दिया। जवाब से बिना किसी तरह का सौजन्य प्रकट किए झक्की बाबू ने उनका हाथ पकड़कर हैंडशेक किया। उसके बाद वे उसी तरह खड़े रहे जैसे पहले थे। मेरे साथ साथ मिस्टर नस्कर भी ऊब महसूस करने लगे। लगभग आधा मिनट तक चुप रहने के बाद जब स्थिति नस्कर के बर्दाश्त के बाहर हो गई तो वे बोले, वेल, मैं फिर आगे बढ़ता हूँ। आपके बारे में सुना था, सौभाग्यवश जान पहचान हो गई। अच्छा चलो मिस्टर मुखर्जी। लाचार होकर मुझे भी यही कहना पड़ा। अब की झक्की बाबू सचमुच पागल जैसे लग रहे थे। सड़क के बीच खड़े होकर वे क्या सोच रहे हैं पता नहीं। हम लोगों के वहां से विदा लेकर चले जाने की बात की उन्हें जैसे परवाह ही नहीं थी। हो सकता है नस्कर साहब उन्हें पसंद ना आए हों, मगर मुझसे तो आज सवेरे बहुत घनिष्ठता से बातचीत कर चुके हैं। उन्हें पीछे छोड़कर हम आगे निकल गए। उसके बाद मैंने पीछे की ओर मुड़कर देखा। वे तब भी उसी तरह खड़े थे। नस्कर साहब ने उनके बारे में अपनी राय जाहिर की। आपसे सुनने के बाद ये सज्जन जितने पागल लगे थे, अब देखने पर पता चला कि उससे कहीं अधिक पागल हैं। रात के 9 बजे हैं। कुल मिलाकर अब तक मैं डिनर लेकर मुंह में पान का एक बीड़ा लिए जासूसी उपन्यास हाथ में थामे बिस्तर पर जाने की सोच ही रहा था कि तभी बैरर ने आकर खबर दी कि एक आदमी मुझे खोज रहा है। बाहर आकर देखा तो बिल्कुल अवाक जैसा हो गया। इतनी रात में झक्की बाबू, वह भाव अभी तक मेरे मन से पूरी तौर पर दूर नहीं हुआ है। वे बोले, यहाँ बैठने का कोई स्थान है जो एकांत हो? बाहर खड़े रहने में मुझे कोई आपत्ति न थी, मगर फिर से वर्षा की बूंदें टपकने लगी हैं। मैं उन्हें अपने कमरे के भीतर ले आया। कुर्सी पर बैठकर हांफते हुए बोले,
जरा मेरी नाड़ी देखो तो, मैं तुम्हें तुम कहकर संबोधित कर रहा हूं, अन्यथा मत लेना। उनके बदन पर हाथ रखते ही मैं चिहुक उठा। काफी ज्वर है, मैंने घबरा कर कहा। एनासिन दूं? मेरे पास है। झक्की बाबू ने हंसते हुए कहा, किसी भी सिन से फायदा ना होगा। आज रात भर ज्वर रहेगा, कल रेमिशन हो जाएगा। मगर असली बात बुखार नहीं है। मैं तुम्हारे पास इलाज कराने नहीं आया हूं, मुझे उस अंगूठी की जरूरत है। अंगूठी? किस अंगूठी के बारे में भले आदमी कह रहे हैं? मुझे हतप्रभ जैसा पाकर वे थोड़ी बहुत असहिष्णुता के साथ बोले, वही लस्कर या नस्कर जैसा कुछ नाम तुमने बताया था, उसके हाथ की अंगूठी पर तुम्हारी नजर नहीं पड़ी है? सस्ती अंगूठी है, नग या पत्थर जड़ा हुआ नहीं है, मगर वह अंगूठी मुझे चाहिए ही। अब मुझे याद आया कि मिस्टर नस्कर के दाहिने हाथ की उंगली में मैंने चांदी की एक सिग्नेचर रिंग देखी थी। झक्की बाबू कहने लगे, हैंडशेक करने के वक्त वह अंगूठी मेरी हथेली से छू गई। लगा मेरे शरीर के अंदर जैसे कोई एक्सप्लोजन हो गया हो। उसके बाद मेरे साथ जो हुआ करता है वही हुआ। सड़क के बीच खड़ा होकर मैंने घटना को देखना शुरू किया ही था कि सामने से एक जीप आई और उसने सब कुछ बर्बाद कर डाला। इसका मतलब तो यही हुआ कि घटना को आप देख नहीं सके। जितना कुछ देख चुका हूं वह काफी है। खून का मामला है। आतताई का चेहरा मैं देख नहीं सका। अंगूठी सहित हाथ एक आदमी के गले की ओर बढ़ता जा रहा है। विक्टिम गैर बंगाली है। उसके सिर पर राजस्थानी टोपी है, आंखों पर सोने का चश्मा, आंखें विस्फारित हैं, चीखने के लिए मुंह खोलना चाहता है। निचले जबड़े का एक दांत सोने से मढ़ा है। बस इतना ही। वह अंगूठी मुझे चाहिए ही। मैं कुछ क्षणों तक झक्की बाबू की ओर ताकता रहा और उसके बाद बोला, देखिए मिस्टर मुखर्जी, अगर आपको अंगूठी की ज़रूरत है तो उसे खुद ही मिस्टर नस्कर से मांग लीजिए। मैं उनसे साधारण तौर से ही परिचित हूँ और जहाँ तक बात मेरी समझ में आई है, वे आपकी हॉबी को सहानुभूति की दृष्टि से नहीं देखते हैं। फिर मेरे मांगने से फ़ायदा ही क्या है? बेहतर तो यही है कि वेरी सॉरी मिस्टर मुखर्जी। उनकी बात काटकर साफ साफ कहे बिना मैं रह नहीं सका। मैं मांगूं तो भी कोई नतीजा न निकलेगा। अंगूठी वगैरह के मामले में कभी कभी आदमी में कितनी ममता होती है, यह बात आपसे छिपी नहीं है। वे उस चीज को उपयोग में ना लाए होते तो। उसके बाद वे वहां बैठे नहीं, एक लंबी सांस लेकर कुर्सी छोड़कर खड़े हो गए और बूंदाबांदी में ही अंधेरे में निकल पड़े। मैंने मन ही मन सोचा, भले आदमी की मांग अजीब तरह की है। रास्ते से चीज चुन लेना और ही तरह की बात है, मगर लोगों के व्यक्तिगत व्यवहार की चीजों को लेकर अपने संग्रह की वृद्धि का प्रयास अन्यायपूर्ण है। इस मामले में कोई भी उनकी मदद ना करता, मैं भी कैसे करूं? और नस्कर यूं भी बेहद नीरस आदमी है। मांगने पर उससे अंगूठी मिल जाएगी, यह उम्मीद करना ही गलत है। दूसरे दिन सवेरे मेघ छट गए थे और दिन साफ हो गया था। यह देखकर मैं बर्च हिल की तरफ घूमने निकल गया। रूखा सूखा जैसा दिन है। मॉल में लोगों का जमघट लगा हुआ है। भीड़ के बीच से होता हुआ, घोड़ा और चेंजरों से अपने आप को बचाता हुआ, आहिस्ता आहिस्ता मैं ऑब्जर्वेटरी हिल के पश्चिमी तरफ के एकांत रास्ते पर पहुंच गया। कल रात से ही झक्की बाबू का दयनीय चेहरा बीच बीच में मेरे सामने तिर जाता था और मन में धीरे धीरे एक इच्छा जग रही थी कि नस्कर से यदि मेरी मुलाकात हो जाए तो एक बार उस अंगूठी के बारे में कहूँ। हो सकता है अंगूठी के प्रति उनमें कोई खास लगाव न हो और मांगने पर दे दें। झक्की बाबू को अंगूठी दे देने से उनके चेहरे का भाव कैसा हो जाएगा, यह बात मैं भली भांति समझ रहा था। बचपन में मैं डाक टिकटों का संग्रह किया करता था, इसलिए मैं जानता हूँ कि हॉबी का नशा किस तरह का होता है। और झक्की बाबू एक ऐसे आदमी है जो किसी तरह की झंझट और झमेले में नहीं रहते, अपना उद्भट शौक लिए अपने आप में मशगूल रहते हैं। जोर जबरन किसी को अपनी जमात में लाने की कोशिश नहीं करते हैं। हो सकता है
जीवन में यह पहले पहल किसी भी चीज के प्रति उनमें लोभ जगा हो, और वह चीज कोई कीमती भी नहीं है। सच कहूं, कल रात के बाद से इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि उनमें अलौकिक क्षमता नामक कोई चीज नहीं है। उनके शौक का सारा कार्य, व्यापार उनके अधपगले मन की कल्पना पर आधारित है। मगर उनसे यदि यह संगी साथीहीन आदमी प्रसन्न रहता है तो दूसरे की हानि ही क्या है। मगर बरछिल के रास्ते पर 2 घंटे तक चहलकदमी करने पर भी नस्कर से भेंट नहीं हुई। जब मैं मॉल पहुंचा तब लगभग 10:30 बज चुके थे। भीड़ तब भी थी, लेकिन जाने के वक्त जितनी भीड़ थी उससे थोड़ी कम। इधर उधर 10-20 आदमी की कई जमातें खड़ी हैं और उन जमातों में किसी विषय पर उत्तेजनापूर्ण बहस छिड़ी है। आगे बढ़ने पर पुलिस, जांच पड़ताल और खून जैसे शब्द कानों में आने लगे। एक अपरिचित प्रौढ़ बंगाली को अपने पास पाकर मैंने पूछा, क्या बात है जनाब, कुछ हुआ है क्या? भले आदमी ने कहा, कलकत्ते का कोई सस्पेक्ट क्रिमिनल यहाँ आकर छिप गया है। उसका पीछा करती हुई पुलिस यहाँ आई है और तलाशी चल रही है। उस आदमी का नाम आपको मालूम है? असली नाम मालूम नहीं है। यहाँ उसने अपना नाम नस्कर बताया है। मेरी छाती धड़कने लगी। एक ही आदमी ऐसा है जो असली बात बता सकता है, और वे हैं डॉक्टर भौमिक। मुझे उनके घर तक जाना नहीं पड़ा। लेडेन ला रोड पर रिक्शे के पड़ाव के पास खास्तगीर और भौमिक से मुलाकात हो गई। बोले, कल वह आदमी तीसरे प्रहर मेरे घर पर आकर चाय पी गया। 3 दिन पहले मेरे पास पेट के दर्द का इलाज करा गया था। अकेला आदमी है, नया नया यहाँ आया है, यही सोचकर घर पर खाना खाने बुलाया था, और आज यह बात सुन रहा हूँ। पकड़ा गया या नहीं? मैंने उत्सुकतावश पूछा। अभी तक पकड़ा नहीं गया है, सवेरे से ही गायब है। पुलिस उसकी खोज कर रही है, लेकिन है तो इसी शहर में, भागकर जाएगा कहाँ? मगर कितनी बड़ी बात है। भौमिक और खास्तगीर चले गए। मुझे एहसास हो रहा है कि मेरी नाड़ी की गति चंचल हो गई है। यह सोचकर नहीं कि नस्कर अपराधी है, बल्कि इसलिए कि झक्की बाबू को अंगूठी के प्रति कितना लोभ था। खूनी के हाथ की अंगूठी है, झक्की बाबू ने यह बात बताई थी। फिर क्या उनमें कोई अलौकिक क्षमता है? रास्ते पर खड़ा खड़ा जब मैं यही सब सोच रहा था तो मन में इच्छा जगी कि एक बार झक्की बाबू से मिल आऊं। उन्हें क्या यह खबर मिली है? एक बार इसकी तहकीकात करना जरूरी है। मगर 17 नंबर घर के दरवाजे पर 3-3 बार दस्तक देने पर भी कोई जवाब न मिला। अब बदली भी छाने लगी है। मैं तेज कदमों से होटल चला आया। आधे घंटे के बीच ही मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। झिलमिलाता हुआ प्रातःकाल अब जैसे एक दूर के सपने में बदल गया। पुलिस की तलाशी चल रही है। कहाँ छिप गए मिस्टर नस्कर? किसकी हत्या की उन्होंने? किस तरह हत्या की? 3:30 बजे हम लोगों के होटल के मैनेजर मिस्टर सोंधी ने सूचना दी। नस्कर जिस मकान में थे उसके पीछे के पहाड़ के करीब 30 हाथ नीचे के गड्ढे में नस्कर की लाश मिली है। उसका माथा चूर चूर हो गया है। खुदकुशी, दिमाग की गड़बड़ी, भागने के समय पांव फिसल जाने के कारण गिर पड़ने इत्यादि का लोग अनुमान लगाते हैं। व्यापार के मामले में पार्टनर से दुश्मनी हो गई थी, उसी के कारण उसका खून कर डाला और लाश को छिपाकर खुद दार्जिलिंग में आकर छिप गया। पुलिस ने लाश को बरामद किया, इत्यादि इत्यादि। ना, झक्की बाबू से एक बार मुलाकात करनी ही होगी। अब उपेक्षा की हंसी हंसकर उनकी बात उड़ाई नहीं जा सकती। स्विट्जरलैंड और वॉल्टेयर की घटनाएं मनगढ़ंत हो सकती हैं। दार्जिलिंग की घटना उन्हें पहले से मालूम हो सकती है, मगर नस्कर जो खूनी है इस बात का उन्हें कैसे पता चला? 5 बजे जब बारिश कुछ थमी तो मैं उनके घर आ गया। दस्तक देते ही दरवाज़ा खुल गया। झक्की बाबू ने हंसकर कहा, आओ भैया, अंदर चले आओ, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। मैं अंदर गया। शाम उतर चुकी है। झक्की बाबू की मेज पर एक मोमबत्ती टिमटिमा रही है।
आज भी बिजली नहीं है, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। मैं बेत की कुर्सी पर बैठते हुए बोला, आपको खबर मिली है? तुम्हारे उस नस्कर की खबर? मुझे क्या खबर मिलेगी, मैं पहले ही जान गया था। तब हाँ, मैं उनका कृतज्ञ हूं। कृतज्ञ? मैंने आश्चर्य में आकर पूछा। मेरे संग्रह की सबसे कीमती चीज वह मुझे दे गया है। दे गया है? मेरा गला सूखने लगा। देख लो ना, मेज पर है। मैंने जो ही मेज की ओर आंखें दौड़ाई, मोमबत्ती के पास ही खुली कॉपी के सफेद पृष्ठ पर यही अंगूठी पड़ी हुई दिख पड़ी। घटना का ब्यौरा मैंने लिख लिया है। आइटम नंबर 173, झक्की बाबू ने कहा। मेरे दिमाग में एक सवाल चक्कर लगा रहा है। दे गया है, उसका मतलब कब दे गया? देना क्या आसानी से चाहता था? झक्की बाबू ने एक लंबी सांस ली। जोर जबरन लेना पड़ा। मैं स्तब्ध बैठा हूं। कमरे में एक टाइम पीस टिक टिक आवाज कर रही है। तुमने आकर अच्छा ही किया, झक्की बाबू ने कहा। तुम्हें एक चीज दे रहा हूं, उसे अपने पास ही रखना। झक्की बाबू कुर्सी से उठकर कमरे की दूसरी ओर अंधेरे कोने की ओर चले गए। वहां से खटखट आवाज आई और उसके साथ ही उनका कंठ स्वर सुनाई पड़ा। इसे भी मुझे अपने संग्रह में रख लेना चाहिए था, मगर इसका प्रभाव मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं। बार बार बुखार आ जाता है और एक बहुत ही अप्रीतिकर दृश्य मेरी आंखों के सामने तैरने लगता है। बातें करते करते वे अंधेरे से प्रकाश में आकर खड़े हो गए हैं। अपने दाहिने हाथ को मेरी तरफ बढ़ाए हुए हैं। उसी हाथ में उनकी यह चिर परिचित लाठी थमी हुई है। मोमबत्ती की इस धुंधली रोशनी में ही यह बात मेरी समझ में आ गई कि लाठी की मूठ के ऊपर जो लाल दाग है वो सूखे हुए लहू के दाग के अतिरिक्त कुछ और नहीं है। और दोस्तों, इसी के साथ सत्यजीत रे साहब की सस्पेंस और थ्रिलर से भरपूर ये कहानी पूरी हुई। क्या आप में से कोई कमेंट करके बताएगा कि झक्की बाबू ने नस्तर साहब से कैसे जोर जबरदस्ती करके अंगूठे प्राप्त करी? इसी के साथ अब चलती हूँ। बहुत जल्द फिर मिलूंगी एक और नई कहानी और कुछ और बेहद ही दिलचस्प किरदारों के साथ। तब तक अपना और अपनों का बहुत सा ख्याल रखें। चैनल पर पहली बार आए हो या अब तक ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पसंद आए तो कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कहानी से संबंधित अपनी प्रतिक्रियाएं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। स्वस्थ, सुरक्षित और प्रसन्न रहें। नमस्कार।